हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रिकी और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है, हम आज के संडे भी लेकर आए हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी क्या है मित्र? कहानी आज की जो स्टोरी है मित्र, यह एक ऐसे साइंटिस्ट पर है, एक ऐसे वैज्ञानिक पर है जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और जिनके बदौलत ही आज दुनिया में जो आप नोबेल प्राइज़ का नाम सुनते हैं, जो आप नोबेल सम्मान की बात जो सुनते हैं, तो ये जो है उन्हीं वैज्ञानिक का देन था। और उन्हीं की आज स्टोरी हम लोग जानेंगे, उनके जीवन लाइफ स्टाइल के बारे में, जो उनकी जीवनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो बिना लेट के हुए कहानी स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेगमेंट में है। तो कहानी ये है, स्टोरी कुछ इस प्रकार है मित्र। एक जीवनी जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो इस तरह है कि अब हम स्टार्ट करते हैं उसको। तो बात स्वीडन की है। स्वीडन एक कंट्री है जहाँ अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था स्वीडन में, और वो हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। तो वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके जो माता पिता थे, उनके पिताजी का नाम एनामेल था और जो उनकी माँ थी माइकेल नाम थी। तो उन्हीं दोनों का पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल आरंभिक दिनों में उनके पिता जो है एक बिजनेस करते थे, और वो उनका जो बिजनेस होता था वो बिजनेस था जो कोई भी चीज़ जो ब्लास्ट करके जो पहाड़ वगैरह को तोड़ा जाता है, तो ब्लास्टिंग का काम था। पहाड़ों को तोड़ना, उससे पत्थर निकलवाना और जो रोड वगैरह का काम किया जाता है, तो वो उनके आजीविका थी। मतलब वो वैसा ही गन पाउडर बनाया करते थे और उससे जो है पहाड़ों को तोड़ा जाता था। तो इस तरह करके उनका बिजनेस चलता था। एनामेल जो उनके पापा थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के, तो इस प्रकार उनका लाइफ स्टाइल था और वो पहाड़ों को तराशना, पहाड़ों को तोड़ना, ये वाला ही उनका मुख्य बिजनेस था, उनके आजीविका का साधन था। तो फिर क्या हुआ मित्र कि इस क्रम में जब उनका एक बिजनेस बहुत ग्रो हुआ, तो धीरे धीरे उसका जो गन पाउडर था, जिससे कि गन पाउडर हम बता दें कि गन पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसमें बारूद और कोयला मिक्स करके उस और भी कुछ रसायन मिलाते हैं और उसके बाद वो एक विस्फोटक बनता है। वो आदमी द्वारा बनाया गया पहला विस्फोटक है जिसका नाम गन पाउडर है। तो उस मूल रूप से उनका बिजनेस था। तो वो धीरे धीरे विस्फोटक जब उनका फेमस होने लगा, बनने लगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो रूस में भी इस बात की खबर गई कि वहाँ कोई आदमी है स्वीडन का जो कि ऐसा विस्फोटक बनाता है। तो वो जो है इसके फादर को, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पिताजी को, वो रूस बुलाया गया और रूस में सब परिवार वो स्वीडन छोड़ करके रूस में शिफ्ट हो गए। उसमें कीमिया का युद्ध होने वाला था और इसलिए जो है वहाँ स्वीडन में विस्फोटक का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक चाहिए था रूस को, क्योंकि वहाँ की आर्मी यूज़ करती थी वो गन पाउडर। उससे क्या होता था, ब्लास्ट मतलब कि शत्रु को युद्ध करने में आसानी मिलती थी आर्मीज़ को। तो वो उनके वहाँ चले गए और वहाँ पर 1844 या 42 तक रहे। उसके बाद फिर जब वहाँ कीमिया का युद्ध खत्म हुआ, तो कीमिया का युद्ध स्टार्ट होने के पहले जो है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। उस गन पाउडर का इतना ज़्यादा डिमांड हुआ, वो विस्फोटक का इतना डिमांड था कि सोच सकते हैं आप कि रूस का जो वहाँ का जो लीडर है वो इसको स्वीडन से उठा करके ले गया, स्टॉकहोम से, जहाँ उसका घर था, वहाँ से ले गया उठा करके कि नहीं तुम मेरे कंट्री में काम करो, और वहाँ गन पाउडर बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब कीमिया का युद्ध समाप्त हो गया तो रूस का भी डिमांड धीरे धीरे घट गया। और फिर क्या हो गया, पुनः वापस जो एनामेल जो अल्फ्रेड नोबेल के फादर थे वो वापस आ गए स्टॉकहोम, स्वीडन। तो स्वीडन आने के बाद तब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था, बहुत ज़्यादा कंपनी स्थापित कर दी थी अपनी। और तो जब पैसा बहुत हुआ तो वो सारा पैसा उनकी पढ़ाई में खर्च होता था अल्फ्रेड नोबेल का। और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की उम्र जब वो जब यंग हो गए, तो उनका एजुकेशन जो उनको दिया गया प्राइवेट, उसमें वो बहुत अच्छा, मतलब उनका पकड़ था हर सब्जेक्ट में, और बाकी रसायन में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। जिसके कारण क्या हुआ कि उसके प्रोफेसर भी उसको पढ़ाते पढ़ाते उनको, उसके फादर को सजेस्ट किया कि आप अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को अमेरिका भेज दीजिए, वहाँ पर सही और अच्छा नॉलेज मिलेगा और जो इसकी रुचि है रसायन में, ये और कुछ अच्छा करेगा। यह सोच करके, पैसे की तो कमी थी नहीं,
एनामिल ने उसे भेज दिया अमेरिका। अमेरिका में वो कुछ दिन जब अपना क्लास पूरा किए तो उसके बाद उनको पेरिस जाने का मौका मिला। वहाँ से चले गए पेरिस, और पेरिस में ग्लिसरॉल के आविष्कारक थे। तो ग्लिसरॉल का जिसने आविष्कार किया था उनका नाम था, कुछ हम भूल रहे हैं, स्कॉर्पियो कुछ नाम था। तो उनसे मिले। वो वैज्ञानिक 3 साल पहले उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किया था। नाइट्रोग्लिसरीन भी हम बता दें कि वह एक विस्फोटक है। वह भी किसी चीज़ को तोड़ने का काम, जैसे पहाड़ वगैरह या चट्टान वगैरह तोड़ने के लिए, वो मतलब इस रूप में कह सकते हैं कि गन पाउडर से वो ज़्यादा लेटेस्ट था और ज़्यादा प्रभावी था। बहुत ही हैवी विस्फोटक है, वो अभी भी है, जानते हैं हम लोग। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो उन्हीं का आविष्कार था। तो वो उस वैज्ञानिक से मिले और उन्होंने उनसे बातचीत की। इस कहानी में हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा था साइंस में, विज्ञान में, केमिस्ट्री में उनकी रुचि थी, ताकि वो और उनका लेवल भी आप सोच सकते हैं कि वो डायरेक्ट साइंटिस्ट से जाके मिलना ये कोई साधारण लोगों की बात नहीं है। फिर वो वहाँ मिले और उन्होंने कहा कि अगर ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है, अगर नाइट्रोग्लिसरीन को सही ढंग से मतलब कि एडजस्ट करना, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा रूप में होता था कि उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत कठिन काम होता था। वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता था। इससे क्या होती थी, जान माल की क्षति होती थी, प्लस में कोई ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड फॉर्म में था और बहुत डेंजरस था। वो बहुत बार ऐसा विस्फोटक देखा गया कि बहुत बार उसको ले जाने के क्रम में, कैरी करने के क्रम में ही विस्फोट हो जाता था। इसलिए उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में नाइट्रोग्लिसरीन को बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। तो इसी वार्ता के लिए वो पहुंचे थे। तो उन्होंने जो नाइट्रोग्लिसरीन के आविष्कारक थे उनसे मिला और उनसे बात की कि अगर यदि इस नाइट्रोग्लिसरीन को हम कोई पेस्ट फॉर्म में परिणत कर दें या कोई ऐसे फॉर्म में परिणत कर दें कि जिसको कैरी करना आसान हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो जाए, तो कितना अच्छा बात हो। उसके बाद क्या होगा कि किसी भी चीज़ को पहाड़ पर भी चढ़ाना है या कोई पत्थर तोड़ना है या कुछ भी तोड़ना है तो वो तोड़ना आसान हो जाएगा। तो उस वैज्ञानिक ने कहा हाँ ये तो चीज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पेस्ट फॉर्म में करना वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत रिस्क भरा खेल है। अगर ज़रा सा कहीं रिसर्च करने में मिस होता है तो बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होगी। ये बात समझ गए। फिर क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल पेरिस से वापस आ गए रूस में। उस समय युद्ध खत्म हो चुका था और रूस की गवर्नमेंट ने पुनः जो है इसके फादर अपने जगह स्टॉकहोम स्वीडन आ गए। एनामेल जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पिता थे, वापस स्वीडन आ गए और यहीं रहने लगे। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी खोला। उस लैब में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल भी थे, उसके फादर भी थे और ईमेल उसके एक भाई भी थे। सब मिल करके इसी बात पर रिसर्च हो रहा था कि ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये लिक्विड फॉर्म में, इसको एक पेस्ट फॉर्म में बदला जाए। और पेस्ट फॉर्म में अगर यह चेंज होता है तो फिर इसको कैरी करना, ढोना, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा। और उससे क्या होगी कि विस्फोट को किसी भी जगह पर कहीं भी उसको ले जाना आसान होगा और विस्फोट कराना भी आसान होगा। इसी क्रम में क्या हुआ, लैब में ही लगभग वो 3 सितंबर 1864 ईस्वी का दिन था। वो रिसर्च कर रहे थे और सारा वो अपना भाई, पापा, पूरा परिवार उस लैब के अंदर ही था। और एटेंडम जो है वो ब्लास्ट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन के ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने में क्या हुआ, उसका जो एक छोटा भाई था ईमेल, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद से जो उसके पिता थे एनामेल बर्नार्ड, अल्फ्रेड बर्नार्ड का जो पापा थे, उन्होंने उस काम से तौबा कर ली और उन्होंने कहा कि जीवन में अब हम कभी विस्फोटक का काम नहीं करेंगे। और उन्होंने इससे तालमेल भी तोड़ लिया और उनको भी सलाह दी, अल्फ्रेड नोबेल को भी सलाह दिया गया कि तुम भी जो है इसको छोड़ दो। वो लेबोरेटरी जो पूरा लैब उड़ गया और उसके बाद क्या हुआ, शहर में भी बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई, जिससे स्टॉकहोम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर रोक लगा दिया कि आप जो है किसी भी सिटी में लैब नहीं बना सकते हैं। स्टॉकहोम के किसी भी सिटी में अब ये लैब नहीं बन सकता है, पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो अल्फ्रेड नोबेल को बहुत क्षति हुई, चूँकि एक तो उसका भाई भी मारा गया, पूरा परिवार बिखर गया और उसके पापा भी साथ नहीं थे। इस कंडीशन में क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल ने हिम्मत नहीं हारी और समाचार पत्र ने भी उसे बहुत भला बुरा कहा, चूँकि लोगों की जान चली गई, उसमें उसका भाई भी मारा गया। तो फिर अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, अपना फैक्ट्री जो है एक नदी के किनारे बनाई,
समुद्र के किनारे अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया और उन्होंने दम नहीं मारा। उन्होंने कहा ठीक है, हम सिटी में लैब नहीं बनाएंगे, लेकिन हम नदी किनारे तो बना सकते हैं जहाँ पर कि किसी भी लोगों को कोई क्षति नहीं होगी। फिर वो वहाँ पर काम करते रहे। मुश्किल से 4-5 साल लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने एक रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने जो नया रिसर्च बना करके जो नाइट्रोग्लिसरीन था उसको एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसमें सिलिका मिक्स किया। उन्होंने इस बात को मतलब रिसर्च करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका को मिक्स करके हम नाइट्रोग्लिसरीन का नया पेस्ट फॉर्म तैयार करते हैं तो वह मनचाहा आकार हम उसको दे सकते हैं। अगर हम चाहें छोटा बनाना तो छोटा बन सकता है, बड़ा बनाना चाहें तो वो बड़ा बन सकता है। मतलब और वही जो नया फॉर्म नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिका को बना करके जो नया फॉर्म तैयार किया उसको उन्होंने नाम दिया डायनामाइट। और वही डायनामाइट के आविष्कारक हुए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनके तो अल्फ्रेड नोबेल ने उसको डायनामाइट बनाया और उनको मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका के फॉर्म में मिक्स करके उसको एक पेस्ट फॉर्म दिया और बहुत ही अच्छा से कैरिएबल बनाया, कहीं भी आप उसको उठा करके लेके जा सकते हैं। आज आप जानते हैं डायनामाइट बहुत ही घातक विस्फोटक है जिससे कि पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पत्थरों को तोड़ा जाता है। तो डायनामाइट, उसके बाद जब वहाँ डायनामाइट का आविष्कार हुआ और वो आविष्कार सक्सेस हुआ, पूरी दुनिया में इस बात की जो धूम मच गई कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने एक ऐसा आविष्कार किया जिस आविष्कार का नाम डायनामाइट है, जिससे कि बड़े से बड़े पहाड़ों को तोड़ा जा सकता है और बहुत शक्तिशाली है। तो ये न्यूज़ जब पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई तो फिर रूस से इनको जो है बुलावा आया और इस तरह धीरे धीरे इनका नाम फेमस होना शुरू हुआ। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का ये वैज्ञानिक बहुत फेमस हो गए और देखते ही देखते इसकी कंपनी इतनी ज़्यादा चली, वो विस्फोटक इतना ज़्यादा बनने लगा कि देखते ही देखते 20 से अधिक देशों में उसकी कंपनी स्थापित हो गई अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की। और वो कंपनी तैयार करती थी नाइट्रोग्लिसरीन का पेस्ट फॉर्म सिलिका मिक्स करके और वो बनाता था डायनामाइट। इस तरह डायनामाइट का डिमांड बढ़ते गया और लोग उसको खरीदते गया। फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ और उसमें उस डायनामाइट का बहुत ज़्यादा यूज किया गया। इससे क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा जान माल की नुकसान, क्षति हुई और बहुत लोगों ने इन्हें मौत का सौदागर कहा। ये आविष्कार ऐसे अल्फ्रेड नोबेल ने यह सोचकर नहीं बनाया था, उनका उद्देश्य था कि इससे जहाँ तहाँ हो विज्ञान आदमी के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, बशर्ते वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो कुछ ही सालों में डायनामाइट के इतिहास गवाह है कि डायनामाइट के आविष्कार के कुछ दिन बाद से ही इतनी ज़्यादा पहाड़ों को तोड़ा गया और इतना रोड बनाया गया कि सच में आविष्कार जिस काम के लिए होता है वो पूर्ण दिखता था, लेकिन साथ ही उसका मिस यूज भी किया गया, युद्ध सब में यूज किया गया और उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की हानि हुई। तो इस होते होते, इतनी अवस्था होते होते अल्फ्रेड नोबेल की एज भी ज़्यादा हो गई थी, वो वृद्ध भी हो गए थे। तो एक दिन जब वो सुबह जग कर चाय पी रहे थे तो उन्होंने न्यूज़ देखना शुरू किया। तो न्यूज़ में देखा कि उनको मौत का सौदागर कहा गया, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को मौत का सौदागर कहा गया और कहा गया कि ये मौत का व्यापारी है, सिर्फ अपनी कंपनी चलाने के लिए सिर्फ विस्फोटक पैदा करती है और पूरी दुनिया को तबाह करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। इस तरह की बातें कही गई। अल्फ्रेड नोबेल को बहुत तकलीफ हुआ, वो बहुत रोए कि आखिर हमने इतना अच्छा आविष्कार किया है ताकि लोगों को, आने वाली जनरेशन को कोई भी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने इतनी अच्छी ये आविष्कार किया और ऊपर से लोग हमको यही कह रहा है कि हम मौत का सौदागर हैं, हम मौत के व्यापारी हैं। इस तरह का बात कहा गया। अल्फ्रेड नोबेल के लाइफ का वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ और उन्होंने जीवन में इस चीज़ को, उस न्यूज़पेपर को रखा और उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद अगर हम, हो सकता है हम आज मर जाएं तो लोग हमें किस तरह याद करेगा, इसी तरह याद करेगा कि वो कहेगा कि अल्फ्रेड नोबेल एक मौत का सौदागर था, उनकी छवि अच्छी नहीं रहेगी समाज में और उनका एक अच्छा फिगर नहीं रहेगा। इस प्रकार क्या हुआ, वो बहुत तकलीफ में चले गए और बाद में उन्होंने डिसाइड किया, जब उनको अवार्ड बहुत सारा, उनका जो धन कमाया था उन्होंने 22 कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज़ में खोले थे, सबका जो इनकम हुआ उन सारे पैसों को उन्होंने डिसाइड किया कि इस पैसे को हम ऐसे जगह लगाएंगे कि मरने के बाद जो मेरी छवि है वो बदल जाना चाहिए। इस तरह कोई न्यूज़पेपर हमें मौत का सौदागर नहीं कहे और आने वाली जनरेशन कोई हमें मौत का सौदागर या मौत का व्यापारी ना कहे। इस छवि को बदलने में लग गए और वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ उनकी लाइफ का। उसके बाद से उसका जीवन जैसा बताता है कि बहुत ज़्यादा बदल गया और वो लोगों की हेल्प करने में, बहुत ज़्यादा समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। बाकी लास्ट लाइफ जो है, जितना दिन वो जिंदा रहे, समाज सेवा में अपनी ज़िंदगी को लगा दिया। तो इस तरह हुआ ये कि उन्होंने जो जितना पैसा कमाया था वो सारा स्वीडिश बैंक में डाल दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया में जो लोग शांति कायम करने के लिए
दुनिया को प्रगति पथ पर लाने के लिए, और जो समाज सेवी टाइप का कोई भी ऐसा तत्व है जिसको कि लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उसे दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड उसको वो उन्हीं की संपत्ति से वो अवार्ड दिया जाना है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की संपत्ति से वो अवार्ड दिया जाना है। वो संपत्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो हर साल जो है दोगुना तिगुना होती जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा था, और बैंक में जब उसका ऋण उसका जो ब्याज ऐड होता था, इंटरेस्ट, उससे वो बहुत ज़्यादा होती जाती है। और वो पैसा उन्हीं का दिया गया है, जो आज तक इतना ज़्यादा हो गया कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार आज पूरी दुनिया जानती है कि सब दुनिया भर का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर दी जाती है। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब उनकी देहांत उनका हो गया, तो उनकी मृत्यु जो है 10 दिसंबर 1896 को जो है उनकी डेथ हो गई। और उनके डेथ, जब उनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर को, तो उस दिन जो है नोबेल को नॉमिनेट किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसको मिलना है वो नॉमिनेट होता है जो उसके जन्मतिथि के दिन, और जो डिलीवर्ड होता है वो 10 दिसंबर को, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन जो है वो अवार्ड डिलीवर्ड किया जाता है। तो ऐसे ये 5-6 मतलब सब्जेक्ट में दिया जाता है। जैसे पहले था, अभी भी है, भौतिकी और रसायन में दिया जाता था। फिर बाद में जो है उनकी 300वां वर्षगांठ पर 1967 में अनाउंस किया गया, और 1969 में 1969 में जो है आपको इसमें वाणिज्य में भी देना शुरू किया गया, अर्थशास्त्र में देना शुरू किया गया। और इसके पहले जो है वो साहित्य में दी जाती थी, शांति के लिए और चिकित्सा के लिए। साहित्य, शांति, चिकित्सा इधर 3 हुआ, और उधर फिजिक्स मतलब भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो विश्व के जो सब, जैसे हम जानते हैं कि मदर टेरेसा का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, तो शांति के लिए इन लोगों को, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए दिया गया, और मदर टेरेसा को, जो अल्बानिया में जन्मी थी लेकिन भारत की नागरिकता उनको ग्रहण था, और उनको शांति के लिए दिया गया। तो मूल उद्देश्य यह है कि हम अपना जीवन जो हम जी रहे हैं, हम यह किस प्रकार अपने आप को याद किया जाना चाहते हैं। कोई भी अक्षय यौवन लेकर नहीं आया है, सबको तो एक दिन जाना ही है। तो बात यह है कि अगर जाने के बाद भी याद किया जाना, ये बात बहुत बड़ी थी अल्फ्रेड नोबेल की, जो हम लोगों को शिक्षा देती है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको, अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।